हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 20 दिसंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डिटेल में चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करूंगी विद बैकग्राउंड के साथ। और साथ ही साथ संडे को आपकी वीडियो आई थी रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक वहाँ पर मैंने कवर किए हैं। प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। हमारी जो फंडामेंटल राइट की जो सीरीज़ है वो अब लास्ट एक लेक्चर रह गया है, 1 या 2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे जो टॉपिक्स रहेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे जो है 19 दिसंबर को यानी कि कल के दिन इसको सेलिब्रेट किया गया। एक तो गोवा का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा लिबरेशन ये यानी कि यहाँ पे किसका रूल था? पोर्तुगीज़ का रूल था। ठीक है, 450 ईयर्स इन्होंने पोर्तुगीज़ के द्वारा गोवा पे रूल किया गया। ठीक है, जो 1961 में हमने उनसे क्या किया, वापस ले लिया अपना जो गोवा वाला रीजन था। ठीक है, तो 19 दिसंबर को एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है गोवा लिबरेशन डे। किस ओकेजन पे? ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा गोवा जो रीजन था उसको फ्री किया गया 1961 में। अराउंड 450 ईयर्स तक पोर्तुगीज़ के द्वारा वहाँ पे रूल किया गया। पोर्तुगीज़ ने कॉलोनाइज किया था सेवरल पार्ट्स हमारे इंडिया के, कुल मिला के 1510 थे। ठीक है, 19 सेंचुरी की एंड तक पोर्तुगीज़ की कॉलोनीज जो थी हमारी इंडिया में। ठीक है, तो गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और अंजदीवा आइलैंड जो है, और ये पार्ट था किसका? गोवा था, गोवा का पार्ट था उस टाइम। तो 1961 में क्या हुआ, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थे वो फेलियर होते दिखे पोर्तुगीज़ के साथ। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन विजय। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन विजय। दो टाइम ये ऑपरेशन विजय जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। एक तो 1961 में किया गया जब गोवा को हम लोगों ने आज़ाद करवाना था पोर्तुगीज़ से। दूसरा किया गया 1999 में। कब? जब पाकिस्तान और इंडिया की कारगिल वॉर थी। ठीक है, तो कारगिल वॉर में 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। और अनेक्स किया गया दमन एंड दीव गोवा को इंडियन के मेनलैंड में, कब? 19 दिसंबर में। और 30 दिसंबर 1987 में टेरिटरी जो है, एक अलग जो टेरिटरी है उसको स्प्लिट किया गया और गोवा को एक न्यू स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है, और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी। क्लियर? तो 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल स्टेटहुड डे किसका? गोवा का। तो ये याद रखिएगा, 30 मई को स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है और 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल में जानेंगे गोवा के बारे में। गोवा सिचुएटेड कहाँ पे है? यहाँ पे आप पहले देखिएगा, इस मैप में देखिए, यहाँ पे आपको गोवा देखने को मिलेगा जिसके साथ कर्नाटका, महाराष्ट्र की बाउंड्री जो है वो टच करती है, और यहाँ पे अरेबियन सी। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। ठीक है, तो गोवा जो है साउथ वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारे इंडिया का, वहाँ पे सिचुएटेड है और इसको कोंकण रीजन भी बोला जाता है। क्लियर? जोग्राफिकली ये सेपरेटेड है किससे? डेक्कन से। हाईलैंड जो है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं, कई बार डिस्कस भी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 6 के 6 स्टेट्स किस में आते हैं? ये वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, और ये जो 4 स्टेट्स हैं ये किस में आते हैं? ईस्टर्न घाट्स में आते हैं। याद रखिएगा इसको, वेस्टर्न घाट में 6 आते हैं, तमिलनाडु भी इसमें आता है। क्लियर? आई होप आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो डिफरेंस है वो पता चला होगा। उसके अलावा अगर बात करें, गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोली जाती है गोवा में वो है कोंकणी। क्लियर? कोंकणी जो है ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल है 22 लैंग्वेजेस में से एक है। अब 22 लैंग्वेजेस जो हैं, ठीक है, ओरिजिनली कितनी थी पहले? ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी। 8th शेड्यूल की बात करें वो किससे रिलेट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जिसमें रखे गए हैं लैंग्वेजेस से। तो पार्ट जो 17 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक इसमें रखे गए हैं। ऑफिशियली कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली कितनी थी? 14 थी। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट करके आज के टाइम में कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली एंड डोगरी। तो आज के टाइम में कितनी है टोटल लैंग्वेजेस? 22 हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कब कब अमेंडमेंट किया गया। ओरिजिनली कितनी थी? 14 थी। सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है,
कोंकणी मणिपुरी नेपाली जो है इसको 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ऐड ऑन किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, इसको ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी डिटेल में मैंने ये डिस्कस किया है लैंग्वेजेस से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ऐड किया गया मणिपुरी एंड नेपाली को 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। हाईएस्ट पॉइंट क्या है गोवा का, वो है सोनसोगोर, ठीक है। तो गोवा का जो 7 मेजर रिवर्स है गोवा की, वो है ज्वारी, मंडोवी, जिसको मानदेई बोला जाता है, तेरेखोल, चापोरा, गलगी बैग, कुंबरजुआ कैनाल, तलपोना एंड साल, ये मेजर रिवर्स हैं, याद रखिएगा, ये गोवा में फ्लो होती हैं। और साथ ही साथ गोवा में जो सॉइल कवर पाया जाता है वो है लेटराइट सॉइल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप गोवा का जो मैप है वो देख सकते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री की, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क की, तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी, मोलेम नेशनल पार्क, तो ये याद रखने आपको, ये गोवा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। गोवा के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ साथ गोवा लिबरेशन के साथ साथ हमारी जो इंडियन नेवी है उनके द्वारा कंडक्ट करवाया गया गोवा लिबरेशन डायमंड जुबली सेमिनार, ठीक है। वेटरन फेलिसिटेटेड एट सेमिनार था ये, ठीक है। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करवाया गया गोवा नेवल जो एरिया है एट राजहंस ऑडिटोरियम, ठीक है, 14 दिसंबर को 2021 में, किसकी याद में, जो डायमंड जुबली थी, किसकी, गोवा लिबरेशन की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। लीगल असिस्टेंस यानी कि जो कानूनी हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअली मिलके कानूनी असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करवा सकते हैं। लीगल असिस्टेंट, ये किसके साथ बात हो रही है, ये पोलैंड के साथ बात हो रही है, ठीक है। तो कैबिनेट के द्वारा भी हाल ही में अप्रूव किया गया है ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, स्पेशली जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल मैटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमारी कंट्री में भी क्रिमिनल मैटर्स बहुत सारे हैं और पोलैंड में भी, तो हमने साथ में मिलकर इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, इसी से रिलेटेड ट्रीटी जो है ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ये हमने साइन की गई है, किसके साथ, पोलैंड के साथ, ठीक है। तो ट्रीटी जो है ये एनहेंस करेगा कैपेबिलिटी इफेक्टिवनेस जो हमारी बोथ कंट्रीज़ के साथ, इन्वेस्टिगेशन करने में मदद होगी, प्रोसिक्यूशन जो रहेंगे, स्पेशली जो क्रिमिनल्स रहेंगे जिनके द्वारा क्राइम किया गया है, स्पेशली जो टेररिज्म से रिलेटेड जो चीज़ें उसको टैकल करके चलना है साथ में मिलके, और साथ ही साथ इफेक्टिवनेस जो है साथ में मिलके हम कंट्रीज़ जो है इन्वेस्टिगेट करेंगी क्राइम जो किया गया है क्रिमिनल के द्वारा, ठीक है। तो प्रोवाइड करवाया जाएगा ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क, स्पेशली जो बाइलेटरल यानी कि 2 कंट्रीज़ की बात हो रही है, बाइलेटरल कॉर्पोरेशन रहेगा पोलैंड के साथ। इंडिया जो है वो एंटर कर रहा है, यानी कि इंडिया के द्वारा ऑल्सो एंटर कर चुकी है, 42 कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी साइन कर चुकी है इस मामले में, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट, ठीक है। नवंबर 2029 की बात करें तो, ठीक है। तो अभी जो है 43 या 44 अप्रोक्स ये कंट्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा, ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है, क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर जो है इंडिया एंड पोलैंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है ट्रीटी साइन की गई है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अप्रूव की गई है ये ट्रीटी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के साथ, ताकि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ इफेक्टिवनेस जो है साथ में मिलके हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सके क्राइम्स जो देखने को मिलते हैं। बेनिफिट क्या होगा इस ट्रीटी के तहत कि हम एनहेंस कर सकेंगे इफेक्टिवनेस बोथ कंट्रीज़ में, इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स थ्रू कॉर्पोरेशन के थ्रू, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के थ्रू, स्पेशली जो क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर, साथ ही साथ ट्रांसनेशनल जो क्राइम है, ठीक है, अगर कोई किसी ने यहाँ पे क्राइम किया तो अनदर कंट्री में चला जाता है, उसको कैसे टैकल करके चलना है, ठीक है। तो ट्रीटी जो है इसी बेस पे ये साइन की गई है, बायलैटरल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो साइनिंग के बाद रेटिफाई किया जाएगा, जो ट्रीटी की रेटिफाई की गई है, सुटेबल गजट नोटिफिकेशन रहेगी जो इशू की जाएगी अंडर रेलिवेंट प्रोविजंस जो रहेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली नोडल मिनिस्ट्रीज़ कौन सी होंगी, इसमें 2 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व रहेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, ये नोडल मिनिस्ट्री है। सेंट्रल जो अथॉरिटी है ये प्रोवाइड करवाएगी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल लॉ मैटर्स पे, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। और
जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, ठीक है, उसमें कैसे ब्रिज बना के चलना है, एक चैनल बना के चलना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहाँ पे काम करेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर है। उसके अलावा अगर बात करें तो लीगल बेसिस की, तो सेक्शन 105 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट यहाँ पे करवाएगा। स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे बातचीत कर सकेगी क्रिमिनल मैटर्स पे, और सोल्यूशन निकाले जाएंगे, ठीक है, साथ में मिलके। और साथ ही साथ सर्विस जो है समन की, वारंट की, जुडिशियल प्रोसेस की, ये साथ में मिलके ये प्रोसीजर्स देखे जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया और पोलैंड के रिलेशन के बारे में। अगर पोलैंड की मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलैंड की कैपिटल है वारसा, ठीक है। तो लिथुआना, बेलारूस, यूक्रेन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, मोल्डोविया, रोमानिया, स्लोवाकिया, चीज रिपब्लिक, जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे बाल्टिक सी जो टच करता है, पोलैंड की कैपिटल वारसा है, ठीक है। करेंसीज की है पॉलिश ज्योटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। और साथ ही ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, तो ये यूरोप में सिचुएटेड है, और ये डिवाइडेड इनटू 16 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आपको पोलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री है ये, तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को, क्लियर। अब हम बात करते हैं इंडिया और पोलैंड के रिलेशन के बारे में। इंडिया और पोलैंड के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ये इस्टेब्लिश हुए 1954 में, और ये लीड किया गया, स्पेशली जो इंडियन एम्बेसी है, ये ओपनिंग की गई इसकी वारसा में 1957 में, क्लियर। तो टू कंट्रीज़ जो है इनमें कॉमन शेयर देखने को मिलता है आइडियोलॉजी का, ठीक है। और साथ ही साथ ओपोजिशन, कॉलोनिज्म और इम्फीलिज्म, रेशिज्म से कैसे टैकल करके चलना है, साथ में मिलकर हम काम करते हैं। और जब कम्युनिस्ट एरा चल रहा था पोलैंड में 1944 से 1989 तक, तो बायलैटरल रिलेशन जो थे हमारी कंट्री के पोलैंड के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड हो गए थे, ठीक है। रिलेशनशिप जो था जो कंटिन्यू रहा कब तक, जब पोलैंड के द्वारा डिप्लोमेटिक पाथ चूज़ किया गया 1989 में। पॉलिटिकल रिलेशनशिप की अगर बात करें, अगर करंट सेंचुरी की, पर्टिकुलरली आफ्टर पोलैंड के द्वारा ज्वाइन किया गया जब यूरोपियन यूनियन को 2004 में, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में आज के टाइम में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग। इंडिया जो है, यानी कि पोलैंड जो है इंडिया का वन ऑफ द इकोनॉमिक पार्टनर है सेंट्रल यूरोप की बात करें तो पोलैंड जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, स्पेशली सेंट्रल यूरोपियन रीजन की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो है पोलैंड के साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। 7 फोल्ड जो पाथ है उसके ऊपर हमारा ट्रेड होता है। लास्ट 10 ईयर से ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी स्टेबल भी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा राइज भी हुई हैं। तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो ओवरऑल वैल्यू जो है बायलैटरल ट्रेड की पोलैंड के साथ 2019 से, तो वो कितनी है, 2.36 बिलियन यूएसडी डॉलर है। इंडियन हमारी कंट्री के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया गया पोलैंड में, ठीक है। तो वो कितना किया गया है, यूएसडी 3 बिलियन डॉलर यूएसडी है। तो टोटल पॉलिश यानी कि पोलैंड का इन्वेस्टमेंट भी हमारी कंट्री में हुआ, तो वो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 672 यूएसडी जो मिलियन है, ठीक है। तो ये सारा पोलैंड के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया गया हमारी कंट्री में। अप्रैल 2000 से लेके मार्च 2009 तक इंडिया के द्वारा रिकॉर्ड किया गया 672 यूएसडी मिलियन जो है। तो एफडीआई जो है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई क्या होता है, जब अनदर कंट्री हमारी कंट्री में क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो 0.16% था, तो टोटल एफडीआई इनफ्लो हुआ अराउंड द पीरियड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। उसके अलावा अगर बात करें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि पोलैंड स्कॉलर्स के द्वारा क्या किया गया 19th सेंचुरी में संस्कृत ट्रांसलेट किया गया, संस्कृत इनटू पॉलिश, ठीक है। तो पॉलिश मिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया कब, 150th एनिवर्सरी जब थी महात्मा गांधी जी की 2019 में। उसी के साथ साथ 550 प्रकाश पूरब भी हमने सेलिब्रेट किया गुरु नानक देव जी का। तो वहाँ पे भी पोलैंड में भी मिशन चलाया गया, गुरुद्वारा साहिब ऑफ पोलैंड ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करवाए गए फंक्शंस गुरुद्वारा साहिब पोलैंड में, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे भी ऑर्गेनाइज करवाया गया 21 सिटीज़ जो थी पोलैंड की, कब, 21 जून 2015 में। 2015 में 21 जून की बात करें तो सबसे पहले हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 11,000 लोगों के द्वारा वहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया, जो पब्लिक इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया। और साथ ही साथ 10,000 जो लोग थे इंडियन कम्युनिटी के वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आज के टाइम में भी रहते हैं, तो ये नहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 से भी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं तो वो पोलैंड में कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई ट्रेडर है, टेक्सटाइल गारमेंट इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर जॉब की जा रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो
वे फॉरवर्ड की बात करें तो पोलैंड जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारी कंट्री का। 50 मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज़ में से आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग इन 2017, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं पोलैंड के साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी हब बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है इंडिया जो है, ठीक है। तो सेंट्रल यूरोपियन कंट्री की अगर बात करें तो पोलैंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी कंट्री के लिए। फ्रेंडली प्लेस है अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पोलैंड जो है, तो ये ऑफ़र भी किया गया पोलैंड के द्वारा कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को, स्मार्ट सिटीज़, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक एंड वाटर मैनेजमेंट में कैसे काम करके चलना है। 25% जो ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मिली है लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। फार्मा मार्केट यानी कि दवाइयों के सिलसिले में, क्योंकि कोविड-19 के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज भी हो गई थी मेडिसिन की। तो उसके अलावा पोलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इंडियन एक्सपोर्टर और इन्वेस्टर्स के लिए ये गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस की हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ईरान न्यूक्लियर जो डील है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर्स आप देख सकते हैं 2015 में ये ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो साइन की गई, जिसको हम ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और P5+1 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ईरान न्यूक्लियर डील जो है P5+1 और ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि बजट नाम जो है वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। वैसे ही ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है तो उसको P+5 या फिर ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ऑल्सो ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। और ये जो है अगर ईरान की बात करें तो ये मिडल ईस्ट कंट्री है, क्लियर। ईरान न्यूक्लियर डील की अगर बात करें तो स्पेशली किस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इस पे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड पे फोकस दिया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल सेपरेट यूरेनियम एटम्स जो हैं स्पेशली U235 और U2328, ठीक है, स्पेशली इस पे फोकस दिया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है स्पेशली जैसे सिविल यूज़ के लिए, मिलिट्री यूज़ के लिए। सिविल यूज़ के लिए ओनली 3% to 5% तक यूरेनियम का यूज़ होता है। अगर बात करें मिलिट्री यूज़ के लिए तो 90%, यानी कि बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए यूरेनियम का 90% यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर डील जो है ये किसके बिटवीन साइन की गई थी, स्टार्टिंग में बात किसके द्वारा की गई थी, तो ओबामा और जो हसन रूहानी थे इनके द्वारा बोला गया, ओबामा के द्वारा, कि हमें एक न्यूक्लियर डील साइन करनी चाहिए। तो 2015 में ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। तो ये दोनों के द्वारा इसके ऊपर बातचीत की गई कि जो यूरेनियम है उसको हम सिविल यूज़ के लिए रखेंगे, ना कि ज़्यादा मिलिट्री पर्पज़ के लिए। तो अभी जो है क्या बात की जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे इससे खफा हो गए थे। फिर आते इन्होंने क्या किया, जब ये प्रेसिडेंट बने 2016 में, तो इनके द्वारा क्या किया गया, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गई, ठीक है। तो इनको ये बात पची नहीं। उसके बाद अब जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन के द्वारा भी बोला गया कि हम फिर से एंटर करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील में, बट ये भी अभी स्लो ही चल रहे हैं, ठीक है। इनका नाम बताइएगा कौन है आज के टाइम में ईरान के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो 2015 में ये ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, क्लियर। तो सिर्फ यूएसए और ईरान में ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिनके द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईरान न्यूक्लियर डील में, ठीक है। तो जो है बिचौलिए का काम भी जैसे जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, तो यूके, इनके द्वारा भी किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन बना रखी है, ठीक है। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान ऑफ एक्शन है, तो ये साइन किया गया 2015 में। तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विड्रॉ भी कर दिया गया 2018 में। तो इसके अलावा अगर बात करें तो मैक्सिमम प्रेशर देखने को मिला ईरान के ऊपर जब नेगोशिएटिंग जो हुई, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में। स्पेशली P5+1 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो क्या किया गया, बैक चैनल जो था बिटवीन
यूएसए बराक ओबामा के बिटवीन हुआ, ठीक है, यानी कि जो बैक चैनल टॉक हुई, बातचीत हुई ओबामा के बिटवीन और हसन रूहानी जी के बिटवीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी कि मिसट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिली, तो उसको रिपेयर करने के लिए मिसट्रस्ट को ही भी ट्रस्ट बिल्डअप कैसे करना है उसी को ही जनरेट करने के लिए जो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था उसको ही रिपेयर करने के लिए क्या किया गया, ये ईरान न्यूक्लियर डील की यहाँ पे बात की गई, एग्रीमेंट किया गया। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है ओब्लिग्ड किया ईरान और एक्सेप्ट किया गया एनरिचमेंट करने के लिए, स्पेशली किसका, यूरेनियम का, ठीक है। एनरिचमेंट करना था यहाँ पे यूरेनियम का, स्पेशली जो सिविल यूज़ के लिए, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया, सॉरी यूएसए ने क्या किया कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए जब डोनाल्ड ट्रंप आए, ठीक है। सैंक्शन लगाते गए फिर ईरान जो था काफ़ी ज़्यादा मतलब डर गया कि डर नहीं गया कि मतलब थोड़ी टेंशन में आ गया कि अब हम क्या करें कि यूएसए जो है हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार सैंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये रशिया जो थे साथ में मिलके जब आए थे, इनके पास गया ईरान, ठीक है। तो वहाँ पे सोल्यूशन की बात की गई, प्रॉब्लम तो आई, फिर सोल्यूशन की बात भी की गई। तो यूएसए के द्वारा जो डिसीजंस लिए गए थे कि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, साथ ही साथ जो यूरोपियन अलायंस यहाँ पे मिलके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, तो इसको भी सर्टिफाइड किया गया था इसके चलते। तो फर्स्ट ईयर जो था यूएसए के द्वारा जो विड्रॉ किया गया, तो ईरान के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया गया, स्पेशली ईरान कहाँ पे गया, फ्रांस, जर्मनी और यूके के पास, और उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया जिसको E3 बोला गया कि हम मिलकर यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे जो यूएसए जो क्या कर रहा है, सैंक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो E3 आप याद रखिएगा, इसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके जो है यहाँ पे पिक्चर में रहते हैं, यानी कि ये ग्रुप है 3 कंट्रीज़ का। और यहाँ पे सपोर्ट किया गया ईरान को, स्पेशली एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया गया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज, जो क्रिएट किया गया 2019 में जब यूएसए के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया था 2018 में, ताकि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके ईरान को, स्पेशली लिमिटेड ट्रेड हो जाए किसके साथ, ईरान के साथ, ठीक है। यानी कि चीज़ें जो हैं इन कंट्रीज़ के द्वारा ईरान से खरीदनी स्टार्ट की गई। उसके अलावा 2019 में क्या हुआ, ईरान के द्वारा स्ट्रेटेजिक जो पेशेंस था, ठीक है, ईरान का, वो यानी कि पेशेंस जो है वो टूट गए, ठीक है, ईरान के। तो एंटीसिपेटेड इकोनॉमिक रिलीफ जो है वो जो मिला E3 से, तो ये वो काफ़ी ज़्यादा वो फेल होता नज़र आया, ठीक है, जो स्टार्ट किया गया था 3 कंट्रीज़ के द्वारा। सैंक्शंस जो थे यूएसए के द्वारा जो लगाए जा रहे थे तेहरान के ऊपर, यानी कि ईरान के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। उसके कारण क्या हुआ, ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, यानी कि बहुत टेंशन में आ गया ईरान, क्लियर। तो इम्पैक्ट इसका क्या होगा हमारी कंट्री के ऊपर, जो जब रिस्टोरेशन होगा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का, उसके कारण क्या होगा, बूस्ट होगी रीजनल कनेक्टिविटी। यानी कि जो चारबा पोर्ट है, चारबा पोर्ट कहाँ पे, ईरान में हम बना रहे हैं। तो वहाँ पे चारबा पोर्ट हम ईरान में बना रहे हैं अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा हमारा। बांदर अब्बास पोर्ट जो है, ठीक है, अदर जो प्लान्स हैं स्पेशली रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, और साथ ही साथ जो चाइना की प्रेजेंस है, स्पेशली ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में बना रहा है वो, उसी के साथ जो चाबा पोर्ट है, इंडिया का जो इंटरेस्ट है, स्पेशली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर है, तो इससे क्या रहेगा, ईरान और जो यूरोपियन में हम क्या कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी बना सकते हैं, स्पेशली जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमी है, कनेक्टिविटी बूस्ट होगी इसके चलते। एनर्जी सिक्योरिटी जो है, तो प्रेशर जो रहता है यूएसए के जो सैंक्शन है जिसका नाम है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये हमारी कंट्री के ऊपर भी लगाया गया जब हमने S-400 सिस्टम खरीदा। किससे खरीदा, ये रशिया से खरीदा, ठीक है। तो इंडिया जो है वो अभी ऑयल इंपोर्ट जो है वो हम कम हो चुका है ईरान से, ठीक है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, वो हम खरीद सकेंगे, ठीक है। तो आज के टाइम में हम 85% जो है वो क्रूड ऑयल खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डिटेल में मैंने ये ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो डिस्कस की है, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुई, कब विड्रॉ किया गया यूएसए के द्वारा, क्या क्या प्रोविजंस थे फिर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ
पे बात की जा रही है मॉब लिंचिंग। पंजाब में अभी 2 बार देखने को मिली, पहले अमृतसर में, उसके बाद कहाँ पे, कपूरथला में, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग यानी कि रिलीजियस को हर्ट करना, ठीक है, रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उसको हर्ट करना, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अगर बात करें 295 जो ए है, यानी कि सेक्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन 295 ए ये डेलिब्रेट करता है मैलिक्यूस जो एक्ट होते हैं, आउटरीच रिलीजियस फीलिंग जो इसको हर्ट किया जाता है सिटीज़न ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजंस रखे गए हैं। रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास 273 जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, 274 चाहे वो बोल के हर्ट करे, ठीक है, लिख के हर्ट करे, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, या फिर अदरवाइज अगर इंसल्ट की जाए रिलीजियस सेंटिमेंट की, ठीक है, तो उसको क्या हो सकती है, उसको पनिश किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट यानी कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ फाइन भी, या फिर 4 ईयर्स या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है उसकी सज़ा को। उसके अलावा देखिए लेजिस्लेशन सेक्शन जो है 295 ए यानी कि अमेंडमेंट किया गया था पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है, आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 295 में, ठीक है। तो उसमें बोला गया कि इंजरी डैमेज एंड सेक्युलरीज किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी, श्रीमद् भगवद गीता, होली कुरान एंड होली बाइबल, अगर इनमें से किसी के भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू या उनके सेंटिमेंट को हर्ट करने की कोई कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। तो ऑलरेडी पंजाब के द्वारा ये जो है लेजिस्लेशन जो लॉ है वो पास किया जा चुका है, ठीक है। अनदर लेजिस्लेशन जो है जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है रिलीजियस टेक्स्ट को अगर कोई हर्ट करता है तो, ठीक है, तो उसकी जो डिसरिस्पेक्ट करने की अगर कोई कोशिश करता है तो सेकुलर नेचर रहेगा इंडियन सोसाइटी, ओके। तो इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आर्टिकल 25 टू 28 तक है, ठीक है। वो कल ही मैंने वो वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी बात की गई है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की गई है इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग था, ठीक है। तो काबुल में ये देखने को मिला, स्पेशली किसके ऊपर, आई यानी कि इस्लामिक जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की अभी मीटिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया के द्वारा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया। 57 मेंबर है आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में। 1969 में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर इसके सऊदी अरबिया में है। ये सपोर्ट करने की कोशिश करता है स्पेशली जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो वोटर कार्ड है उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो लोकसभा में अभी यहाँ पे डिबेट चल रहा है, क्योंकि विंटर सेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो विंटर सेशन जो चल रहा है अभी, तो आज के दिन यहाँ पे बिल जो है इसके ऊपर बात की जाएगी कि हमने आधार कार्ड लिंक करना है वोटर आईडी के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट भी हो सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति जॉब के लिए विलेज से कहाँ पे गया है, सिटी में गया है, ठीक है। उसने सिटी में भी अपना नाम दर्ज करवा रखा है वोटिंग के लिए, और विलेज में भी है, ठीक है। एक तरफ वो शहर में भी वोट देता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो विलेज में जाके भी वोट देता है। तो ये डेमोक्रेटिक वे से ये गलत चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर भी जो है चीज़ों को सुधारा जाएगा, रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, और डिजिटली हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे खर्चा भी कम रहेगा, ठीक है, गवर्नमेंट का। क्लियर। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या प्रोविजंस आते हैं बिल पे जो है। इस बिल के ऊपर यहाँ पे डिबेट डिस्कशन होगा, उसके बाद जो है वो चीज़ें निकल के आएंगी। ये सारी जो प्रोसेस है ये कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एडमिनिस्टर करती है इलेक्शन किसके, लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है हमारी कंट्री में, और ऑफिस किसका, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं हमारे इंडिया में, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। पार्ट जो 15 है, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है कि कैसे इलेक्शंस करवाने हैं, इस्टेब्लिशमेंट कमीशन का, ठीक है, जो कमीशन के मैटर्स रहेंगे उससे रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है
उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 जो है ये डील करता है, कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल से डील करता है कि पावर्स क्या होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शंस क्या होने चाहिए, टेन्योर एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो मेंबर्स जो हैं कमीशन के, ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओरिजिनली अगर देखिए कमीशन में ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। तो इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1989 का। तो आज के टाइम में 3 मेंबर बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो फिक्स टेन्योर रहता है 6 ईयर्स तक रहता है, एज अप टू 65 ईयर्स, ठीक है। इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो अगर उनको रिमूव करना हो तो वैसे प्रोसेस चलता है, सिमिलर प्रोसेस रहता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है सहाय स्कीम। सहाय स्कीम किसके द्वारा भी लॉन्च की गई है, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? ये झारखंड चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है, जिनका नाम है हेमंत सोरेन, ठीक है। तो ताकि जो मोइस्ट जो रीज़न है, ठीक है, उस पे कैसे शिकंजा कसा जा सके, स्पेशली जो यूथ है उनको उनके माइंड को स्पेशली उनमें स्किल डेवलपमेंट करवाना, ठीक है, स्पेशली इस पे फोकस दिया जा रहा है। क्लियर? तो सहाय की फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पोर्ट्स एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ स्कीम, ठीक है। एम क्या है कि यंग स्पोर्टिंग जो टैलेंट है, ठीक है, इन मोइस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें यंग स्पोर्टिंग टैलेंट जनरेट करना, और साथ ही साथ जो आज के टाइम में इसकी मोइस्ट की जो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब देखने को मिलती है, स्पेशली झारखंड में, उसको कैसे टैकल करके चलना है इसके चलते। क्लियर? तो इसमें लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेशली जो 19 अफेक्टेड स्टेट्स हैं 24 डिस्ट्रिक्ट में से बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं जिनकी एज 14 टू 19 एज ग्रुप है, वो यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं स्कीम के अंडर। और अपॉर्चुनिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, स्पेशली इसमें बेसबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलीटिक्स जो चीज़ें हैं यहाँ पे इसकी स्किल्स जो है, यानी कि स्पोर्ट्स के तहत यहाँ पे स्किल्स जो है वो डेवलप की जाएगी। अगर बात करें स्पेशली जो नक्सल मॉइस्ट इंसर्जी है एरिया है 2019 के हिसाब से झारखंड में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला एरिया ये 2020 के हिसाब से है, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉइस्ट जो रीजन है देखने को मिलता है, मॉइस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं झारखंड, वेस्ट बंगाल इसकी बाउंड्री टच करती है, ठीक है। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की भी, उत्तर प्रदेश की भी थोड़ी सी बाउंड्री टच करती है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे झारखंड के बारे में, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। कैपिटल जो है वो है रांची है झारखंड की, ठीक है। सब कैपिटल देखे तो दुमका है। तो लार्जेस्ट सिटी जो है जमशेदपुर, याद रखिएगा, जमशेदपुर जो है वो झारखंड की लार्जेस्ट सिटी है। 24 डिस्ट्रिक्ट है इसके, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर झारखंड से बिलोंग करता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। गवर्नर जो है वो रमेश बायस हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। लेजिस्लेचर अगर देखें तो यूनिकैमरलिज्म है, 81 सीट्स हैं टोटल। पार्लियामेंट्री अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की बात करें तो राज्यसभा की 6 सीट्स हैं, लोकसभा की 14 सीट्स हैं यहाँ पे। हाई कोर्ट जो है वो झारखंड हाई कोर्ट है, ठीक है। रैंक के हिसाब से देखें तो 15th रैंक है झारखंड स्टेट का। एम्बलम जो है झारखंड का, यहाँ पे मैमल जो है स्टेट मैमल इंडियन एलिफेंट है। क्लियर? बर्ड जो है कोयल है। फ्लावर पैलेश, ट्री क्या है? साल ट्री, ठीक है। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2020 लाया गया, उससे झारखंड जो है क्या किया गया? न्यू स्टेट बनाया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर है, बिहार से झारखंड को निकाला गया 2000 में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए, ओके। टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।